गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि पिछले क्लास में हमने चैप्टर 2 को जो है कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग चैप्टर 3 जो है स्टार्ट कर रहे हैं। आपके क्लास का चैप्टर 3 जो है वो क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, 10M03। तो चलिए इसमें कुछ बेसिक सी बातें सबसे पहले सीखते हैं। जैसे आपके सामने यहाँ पे 5x + 8 है, तो ये क्या है? तो आप देखते ही बता दोगे कि ये एक बहुपद है, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है और चर और अचर के मिलने से बना है, तो ये एक बहुपद हो जाएगा। और जैसे ही इक्वल का साइन लग गया तो अब इसे हम क्या कहेंगे? समीकरण कहेंगे। क्या इतनी बातें आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? और एक समीकरण में LHS भी होता है और RHS होता है, यानी कि दो पक्ष होते हैं उसके। क्लियर है सभी बच्चों को यहां तक? बताइएगा। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रैखिक समीकरण क्या होता है? आप में से कोई बच्चा बताएगा? लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण कोई बताएगा? देखिए, जिस समीकरण में चर की अधिकतम घात 1 होती है उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि x + 1 = 0, तो यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी है? कुछ नहीं है, तो 1 है। जैसे x + 2 = 5, यहाँ पे x की घात कुछ नहीं है, तो क्या है? 1 है, यानी चर की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। जैसे कि y + x = 5, यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी है? कुछ नहीं है, तो 1 है। ये क्या है? सब रैखिक समीकरण है। बात में, यानी चर की जब मैक्सिमम घात 1 होती है तो उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो जिस भी समीकरण में चर की अधिकतम घात यानी मैक्सिमम 1 होती है उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? तो मेरा एक सवाल है, जैसे मैं लिख दूं 5x² + 2 = 0, क्या ये रैखिक समीकरण है? यस और नो? क्या ये रैखिक समीकरण है? यस सर। ये रैखिक समीकरण कैसे है बताइए? जिन्होंने कहा यस सर बताइए कैसे रैखिक समीकरण है। बाकी बच्चे बताइए क्या ये रैखिक समीकरण है? यस और नो बताइए। बाकी बच्चे क्या ये रैखिक समीकरण है? आप लोग रिप्लाई क्यों नहीं करते हैं जी? एक भी बच्चे का आंसर नहीं है, ना यस ना नो। ये रैखिक समीकरण है या नहीं है? सिर्फ 2 बच्चों का आंसर आया कि ये रैखिक समीकरण नहीं है। और बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं है? कौन बताएगा? क्यों नहीं है? कौन बताएगा? सर क्योंकि इसकी घात 2 है। वेरी गुड। इसकी घात कितनी है? चर की घात 2 है। होना कितना चाहिए? चर की घात 1 होना चाहिए। अगर उससे अधिक है तो वो फिर रैखिक समीकरण नहीं है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो यहाँ पे चर की जो है x है और x की घात यहाँ पे 2 है, जो कि x से ज्यादा है, इसलिए ये रैखिक समीकरण नहीं है। चलिए अब देखिए, एक होता है एक चर वाला रैखिक समीकरण और एक होता है दो चर वाला रैखिक समीकरण। दोनों में अंतर क्या होता है? इसमें जो चर की संख्या होती है वो एक होती है, चर की संख्या जो है एक होती है, और इसमें जो चर की संख्या होती है 2 होती है। घात दोनों में ही 1 होता है, लेकिन चर की संख्या जो है इसमें 2 होता है और इसमें 1 होता है। इसका एग्जांपल देखिए, मैं लिखता हूं x + y = 0। इसमें चर की संख्या कितनी है? इसमें चर की संख्या कितनी है बताइए सभी बच्चे? 1। इसमें आपको एक चर दिखाई दे रहा है। यार क्या करते हैं आप लोग? थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाते हैं जी। यहाँ पे x एक चर है, y एक चर है, तो 2 चर है ना यहाँ पे। मतलब थोड़ा सा सोच समझ के बोला कीजिए। चर पहचानना आप लोग भूल गए। चर की घात अगर मैं पूछता कि चर की घात कितना है, तो यहाँ पे चर की घात 1 है, लेकिन चर की संख्या कितनी है? तो 2 है ना, x और y। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग?
एक चर वाला, दो चर वाला रैखिक समीकरण, क्योंकि इसमें दो चर है और घात 1 है, इसलिए ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। और जैसे मैं लिखूं x + 5 = 0, तो इसमें चर की संख्या कितनी है सर 1। इसमें चर की संख्या 1 है, क्योंकि एक ही x है, तो ये क्या हो गया, एक चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। और चर की घात कितनी है, 1 है। तो ध्यान रखिएगा, दो चर वाला हो या एक चर वाला हो, चर की घात हमेशा 1 होती है। चर की अधिकतम घात हमेशा 1 ही होगी, तभी वो रैखिक समीकरण होगा, चाहे एक चर वाला या दो चर वाला। देखिए यही चीज यहाँ पे बताया गया है। एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, किसी संख्या में 3 जोड़ने पे 10 प्राप्त होता है। तो बताइए इसको हम समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे। किसी संख्या में 3 जोड़ने पे 10 प्राप्त होता है, तो इसे समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे बताइए। तो आप लोग आगे से पढ़ते हो, पीछे से भूलते हो। चैप्टर 2 में जो कुछ भी पढ़ाया सब भूल गए आप लोग। चैप्टर 2 में ये चीजें बताया था कि कैसे समीकरण बनाते हैं, और आप अभी सब भूल गए। आप ऐसे कोई भी नोट्स नहीं बनाता है, नोट्स नहीं बनाइएगा तो कभी सीख नहीं पाइएगा। बताइए किसी संख्या में 3 जोड़ने पे 10 प्राप्त होता है, इसे समीकरण बनाइए। पूरी क्लास एकदम आलसी है, कोशिश ही नहीं करते। किसी संख्या को मान लेंगे कि कोई संख्या x है और इसमें 3 जोड़ना है, अब वो 10 हो जाता है, तो बन गया तो समीकरण कि किसी संख्या को मान लिया हमने x, 3 जोड़ना है, 3 जोड़ दिया, ये 10 प्राप्त हो जाता है, 10 हो गया, x + 3 = 10। तो ये कौन सा समीकरण है, एक चर वाला या दो चर वाला या रैखिक समीकरण की कौन सा समीकरण है बताइए। यार आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे आप लोग। बताइए, अगर आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो कैसे पढ़िएगा। सर एक चर वाला रैखिक समीकरण। वेरी गुड। तो ये एक चर वाला क्या है, रैखिक समीकरण है, क्योंकि x की घात कुछ नहीं है तो 1 है, और चर की संख्या सिर्फ एक ही है x, इसलिए ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है x + 3 = 10। ठीक है, तो यहाँ पे चर की संख्या एक ही चर है, और चर का घात कुछ नहीं है तो 1 है, और इक्वल का साइन है तो समीकरण है, तो इसे क्या कहेंगे, एक चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। उम्मीद है आपको एक चर वाला रैखिक समीकरण पहचानने समझ में आ गया। बताइए क्लियर है सभी बच्चों को। कोई रिप्लाई नहीं करते हैं, ना यस का ना नो का, ऐसे कैसे पढ़िएगा जी आपको। ये स्थिति रहेगी तो अगले क्लास में कोई और ही टीचर पढ़ाते हुए मिलेगा। रिप्लाई कीजिए, नहीं तो अगले क्लास में मैं टीचर के लिए चेंज करने के लिए बोल दूंगा कि कोई और टीचर को दे दिया जाएगा आपकी बैच, क्योंकि आप लोग कोशिश ही नहीं कर रहे हैं थोड़ा सा भी। और ऐसे तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा ना, जब आप कोशिश ही नहीं करोगे, ना आप यस कह रहे हो ना आप नो कह रहे हो, तो मुझे कैसे पता चलेगा समझ में आया कि नहीं आया। चलो, एक चर वाला रैखिक समीकरण पहचानना सीख गए। अब दो चर वाला रैखिक समीकरण को देखते हैं। देखिए, अब यहां से एक क्वेश्चन है कि राम के पास कुल सेब और संतरे की संख्या 6 है। यानी हमें नहीं पता कि सेब कितना है और संतरा कितना है, हमें ये पता है कि उसके पास सेब और संतरा है और जिनकी संख्या 6 है। यानी कि अगर हम सेब को x मान ले और संतरे को y मान ले, दोनों को जोड़ने पे कितना है, 6 है। तो बन गया दो चर वाला रैखिक समीकरण। बना कि नहीं बना। यहाँ पे दो चर है x और y, और इनकी घात कितनी है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये क्या हो गया, दो चर वाला रैखिक समीकरण बन गया। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है। देखिए ये सेब हो गया, ये संतरा हो गया, तो सेब को हमने x ले लिया और संतरा को हमने y ले लिया, तो x + y कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे चरों की संख्या कितनी हो गई, 2, x और y। अब चर की घात कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, चर की घात कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो चरों की घात 1 है, और इक्वल का साइन भी है, यानी कि ये समीकरण है। तो ये जब पूरा मिलेगा तो क्या कहेंगे, दो चर वाला रैखिक समीकरण। समझ में आया सभी बच्चों को।
अब एक बात बताइएगा, क्या हम बता सकते हैं कि राम के पास कितने सेब हैं और कितने संतरे हैं? ये तो हमें पता है कि उसके पास सेब और संतरे 6 हैं, लेकिन सेब कितने और संतरे कितने, क्या हम बता सकते हैं? तो इसको अब हम सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये सेब जो है x को दर्शा रहा है और संतरा जो है y को दर्शा रहा है, और टोटल इसके पास 6 सेब है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि राम के पास एक सेब है, तो संतरे की संख्या बताइए कितनी हो जाएगी? अगर राम के पास एक सेब है तो संतरे की संख्या कितनी हो जाएगी? अरे दिमाग लगाइए जी, थोड़ा तो कोशिश कीजिए। राम के पास अगर एक सेब है तो संतरे की संख्या कितनी हो जाएगी? बताइए, कोशिश ही नहीं करते। सेब और संतरों की संख्या टोटल 6 है, उसमें से मैं कह रहा हूं कि सेब जो है 1 है, तो संतरा कितना है? यार क्लास 2 के बच्चे बता देंगे, आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। सिंपल सी बात है यार, उसके पास एक सेब है तो संतरा 5 होगा। अगर मैं कहूं कि सेब उसके पास 2 है तो संतरा कितना हो जाएगा? अगर मैं कहूं कि सेब उसके पास 2 है तो संतरा कितना हो जाएगा? 4। अगर मैं कहूं उसके पास 3 सेब है तो संतरा कितना हो जाएगा? 3। 3। अगर मैं कहूं उसके पास 4 सेब है तो संतरा कितने में हो जाएगा? 2। सिंपल सी बात है। अब मैं पूछूं इसके पास एक सेब है तो संतरा कितना हो जाएगा? 5। 5, सॉरी ये तो हो चुका है ना। अगर मैं कहूं इसके पास 5 सेब है तो संतरा कितना हो जाएगा? 1। बताइए, क्या और कोई पॉसिबिलिटीज है? नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि इसके एक नहीं कई हल हो सकते हैं, इसके एक नहीं कई हल हो सकते हैं। यानी कि हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं कि सेब कितने हैं और संतरे कितने हैं, क्योंकि हो सकता है उसके पास एक सेब हो 5 संतरे हो सकता है कि 5 सेब हो और एक संतरा। तो क्या ये सभी पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं? बताइएगा। नो सर। ये संभावना है कि सारे कुछ भी हो सकता है इसमें से, क्योंकि हमें तो सिर्फ इतना पता है कि सेब और संतरे की संख्या 6 है, लेकिन ये तो पता ही नहीं है ना कि सेब कितने संतरे कितने। ये तो हमने माना कि अगर एक सेब होगा तो 5 संतरे होंगे, 2 सेब होगा तो 4 संतरे होंगे, 3 सेब होगा तो 3 संतरे होंगे, अगर 4 सेब होगा तो 2 संतरे होंगे, 5 सेब होगा तो 1 संतरे होंगे। ये तो हमने अपने से एज्यूम किया कि ये पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, देखिए तो ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा, ये आपने सीख लिया। चलिए, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कैसे करेंगे, तो ये तो आपने मान के यहाँ पे सॉल्व कर लिया। तो हल करने का अब हम लोग तरीका सीखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो है, जब भी सॉल्व करना होगा हमें दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म को जो है लेंगे, तभी सॉल्व हो पाएगा। देखिए कैसे। जैसे राम के पास कुल सेब और संतरों की संख्या 6, यानी हम इसे लिख देंगे x + 6 = 6। ठीक है, और अगली जानकारी है आपके पास कि राम के पास सेब संतरों से 2 ज्यादा है, यानी राम के पास जितने भी सेब है ना वो संतरों से 2 ज्यादा है, यानी कि x - y बराबर जो है वो 2 है। अगर x + y बराबर 6 है, यानी कि सेब x है और संतरा y है, दोनों को जोड़ने पे 6 है। लेकिन कह रहा है कि राम के पास सेब जो है संतरों से ज्यादा है, यानी कि संतरा कम है, यानी सेब में से संतरा घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो अब हमारे पास दो समीकरण हो गया, अब हमारे पास दो समीकरण हो गया, हुआ। यस सर। एक तो ये जानकारी दिया था कि कुल राम के पास सेब और संतरों की संख्या 6 है, तो हमने x + y = 6 लिख दिया। दूसरा जानकारी दिया है कि राम के पास सेब जो है वो संतरों से ज्यादा है, यानी कि सेब में से अगर संतरा घटाएंगे यानी x में से y घटाएंगे तो 2 आएगा। तो ये हमारे पास दो समीकरण है। अब हम बता सकते हैं कि राम के पास एक्चुअल में कितने सेब हैं और कितने संतरे, अब हम बता सकते हैं। तो इसको हल करना अब हम लोग सीखेंगे कि अगर ऐसे दो समीकरण आ जाए तो इसको कैसे हल करते हैं और कैसे हम x और y का मान जो है निकाल सकते हैं। क्या आपको इतनी बातें समझ में आ गई? बताइएगा सभी बच्चे, इतनी बातें आपको समझ में आ गई?
तो यहाँ पे देखिए x प्लस वाई बराबर 6 हो गया और x माइनस वाई बराबर 2 हो गया। ठीक है, तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हो गया। ठीक है, तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। ठीक है, तो इसे दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म क्यों कहते हैं, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा आगे और पढ़ना है और यहाँ पे अब हम उस चीज को समझेंगे। ठीक है, तो इसे कैसे हल करते हैं इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि ये जो दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म आया इसे कैसे हल करेंगे, तो इसे हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आपको ये दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है ये समझ में आ गया, यानी कि दोनों रैखिक समीकरण है इसलिए इसे युग्म कह रहे हैं। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, जैसे हमारी आंखें एक जोड़ा है, ये भी आंखें ये भी आंखें सेम है इसलिए इसे युग्म कहेंगे। तो ये ऊपर वाला भी रैखिक समीकरण है दो चर वाला, नीचे वाला भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है, इसलिए हम इसे दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कह रहे हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, अब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का अगर ग्राफ खींचते हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होता है हमेशा एक सरल रेखा होता है, यानी एक सीधी सरल रेखा होती है। तो सिंपल सी बात है, एक रैखिक समीकरण युग्म का यानी कि दो रैखिक समीकरण होगा तो उसके दो सरल रेखा होंगी। सिंपल सी बात है, जब एक रैखिक समीकरण का एक सरल रेखा होगा ग्राफ, तो दो रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ जो है दो सरल रेखा होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना? लॉजिक लगाइए, होगा कि अगर एक रैखिक समीकरण का ग्राफ एक सरल रेखा होगा तो एक रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ जो है दो सरल रेखा होगा। क्लियर है ना? सभी बच्चे बताइएगा, क्लियर है ना? बताइए, यस या नो कुछ तो लिखिए। चलिए, तो यहाँ पे देखिएगा कि जब भी हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ खींचते हैं तो तीन ही संभावना हो सकता है। जब कभी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का हम ग्राफ खींचेंगे तो तीन संभावना होती है कि उनके ग्राफ दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दे, या दोनों एक दूसरे के समानांतर हो जाए, या दोनों एक दूसरे के ऊपर ही हो जाए। तो इन तीनों से तीन बातें निकलेगी। पहली कि अगर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो हम कहेंगे कि इसके सिर्फ एक हल होंगे, सिर्फ एक हल होगा। और जब ये एक दूसरे के समानांतर होंगे तो हम कहेंगे कि इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और जब ये एक दूसरे के ऊपर ही दोनों रेखाएं आ जाएंगी तो हम कहेंगे कि इसके अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। क्या ये तीन बातें क्लियर है कि जब रेखा एक दूसरे को, यानी रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, क्योंकि हमने अभी अभी सीखा कि जब दो रैखिक समीकरण युग्म होगा तो हमेशा दो सरल रेखा होंगी, और वो दो सरल रेखा अगर आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो एक हल होगा, अगर समानांतर जाएंगी तो कोई हल नहीं होगा, और ये एक दूसरे के ऊपर ही होंगी तो अनेक हल होगा। क्या इतनी बात आप सभी बच्चों को समझ में आया? भाई दो रेखाएं हैं तो यही तीन संभावना है ना, कि या तो ये दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर हो जाए, या दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दें यानी कट कर दें, या तो दोनों एक दूसरे से हमेशा समानांतर है, कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें। इसके अलावा कोई और संभावना है क्या? कोई संभावना नहीं है। इसके अलावा कोई और संभावना नहीं है ना? ठीक है, चल। और इन तीन संभावनाओं में क्या होगा? जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा तो केवल एक हल, अगर ये एक दूसरे से समानांतर रहेंगे कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे तो कोई हल नहीं, और जब ये एक दूसरे के ऊपर होंगे तो इसके अनेक हल होंगे। ठीक है, चल। अब हम इनका जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो है हल देखते हैं ग्राफ के माध्यम से। देखिए, ध्यान से समझिएगा। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के दो तरीके हैं, एक तो ग्राफीय विधि है और दूसरा बीजगणितीय विधि है। तो पहले हम पढ़ेंगे ग्राफ की विधि से कैसे हल करते हैं। यानी दो चर वाला आपको अगर समीकरण युग्म दे दे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा x प्लस वाई बराबर 6 और फिर मैंने लिखा x माइनस वाई बराबर 6, यानी कि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, ये भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है, इसीलिए इसे दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कह रहे हैं।
तो इसको हल करने के दो तरीके, पहला ज्यामितीय या ग्राफ्य विधि और दूसरा बीजगणितीय विधि। तो सबसे पहले हम सीखेंगे ग्राफ्य विधि यानी कि ज्यामितीय विधि। ठीक है, समझ में आया? जो मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसे आ जाए तो हमें सेब की संख्या अगर निकालना हो कि सेब और संतरे को जोड़ के 6 है और सेब में से संतरे को घटाने पे 6 है, तो इसमें सेब और संतरे की संख्या कैसे निकालेंगे? यानी कि इसको हल करने का विधि दो तरीका है, एक ज्यामितीय विधि है और एक बीजगणितीय विधि है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ज्यामितीय विधि। ज्यामितीय विधि के द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल करना सीखते हैं। तो देखिए x प्लस वाई बराबर 6 है, तो यहां हमें x और y दोनों का मान नहीं पता है कि x कितना है y कितना है, तो हमें एक चर का मान सोचकर दूसरे चर का मान ज्ञात करना पड़ेगा। यानी जैसे मैं कहूं आपसे कि अगर मैं कहूं आपसे तो आपको इसका आंसर करना है कि इस x प्लस वाई बराबर 6 में अगर मैं आपसे कहूं कि x अगर 0 है तो y कितना हो जाएगा? सभी बच्चे बताइए। तो x प्लस वाई बराबर 6 में अगर 0 है, x का मान 0 है तो y कितना आएगा बताइए? कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। वेरी गुड। तो y बराबर यहां से 6 आ जाएगा। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि x जो है अगर 2 हो, x बराबर अगर 2 लेते हैं हम लोग, x बराबर अगर हम 2 लेते हैं तो y का मान कितना आएगा बताइए? तो x बराबर अगर 2 लेते हैं तो y का मान कितना आएगा? सभी बच्चे बताइए। x बराबर 2 तो y बराबर कितना? वेरी गुड। x बराबर 2 तो y बराबर 4 आएगा, क्योंकि यहां से हल करेंगे तो ये 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y बराबर 6 माइनस 2 यानी कि 4, तो y बराबर यहाँ पे 4 हो गया। अब सोचिए, अब प्रश्न में कह रहा है कि चलिए अगर हम y को 0 ले लें, अगर y बराबर 0 हो तो x का मान कितना आएगा बताइए? y बराबर अगर 0 हो तो x बराबर कितना आएगा? 6। चैट सेक्शन में बाबू, वेरी गुड। तो अगर y 0 है तो x कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि y अगर 1 है तो x कितना आ जाएगा? y अगर 1 है तो x कितना आएगा? वेरी गुड, 5 हो जाएगा। और ऐसे ही मैं कहूं x बराबर अगर 3 है, x बराबर अगर मैं कहूं आपको 3 है तो y बराबर कितना आएगा? x बराबर 3 है तो y बराबर 3। वेरी गुड। तो अगर x यहाँ पे 3 है तो y बराबर 6 माइनस 3 यानी कि 3 हो जाएगा। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि हम x का कुछ भी मान लेंगे y का मान बदल जाएगा, x का मान लेंगे y का मान बदल जाएगा, y का मान लेंगे x का मान बदल जाएगा। यानी कि इससे एक निष्कर्ष निकलता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का अनगिनत हल निकल सकता है, यानी कि इसके एक से अधिक हल हो सकते हैं। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे जब x 0 है तो y 6 है तो इसका हल क्या हो गया? 0 और 6 हो गया। जब x 2 है तो y 4 है तो इसका हल क्या हो गया? 2 और 4 हो गया। जब y 0 है x 6 है तो इसका हल क्या हो गया? 6 और 0 हो गया। जब y 1 है x 5 है तो 5 और 1 इसका हल हो गया। जब x 3 है y 3 है तो इसका 3 और 3 क्या हो गया? हल हो गया। यानी कि इस तरीके से हम अनगिनत हल निकाल सकते हैं। x का कोई मान लीजिए y निकल जाएगा, x का कुछ भी लीजिएगा y कुछ और आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अब x के जगह पे जैसे ही मैं 10 करूंगा, सोचिए, इमेजिन कीजिए, अगर मैं कहता हूं कि x यहाँ पे 10 है, अगर मैं आपसे कहता हूं कि x यहाँ पे 10 है तो y का मान कितना आएगा बताइए? तो अगर x यहाँ पे 10 है तो y का मान क्या हो जाएगा? 6 माइनस 10 यानी कि माइनस 4। ठीक है, तो x अगर 10 है तो y कितना हो गया? माइनस 4। x अगर 10 है तो y कितना हो गया? माइनस 10। तो इसका हल एक और हो गया, 10 और माइनस 4। ठीक है, माइनस 4। तो ये भी एक हल हो गया। तो इस तरीके से अनगिनत हल निकाल सकते हैं। बात समझ में आया? क्लियर ये बात है सभी बच्चों को?
कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो है अनगिनत हल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि आप ऐसे कितने हल निकाल सकते हैं। तो आप बता सकते हैं कि x का मान लेते जाएंगे, y का मान बदलते जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। क्या ये बात दिमाग में बैठा आप सभी बच्चों को कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल होंगे? क्लियर है? अब इसको जब हम ग्राफ पे दिखाएंगे, ठीक है, इन हलों को अगर ग्राफ पे अगर हम दिखाएंगे तो यहाँ पे आपको पता है कि ये 0 और 6 है, तो ये x को सूचित करता है और ये वाला सेकंड वाला y को, यानी x0 y6। तो यहाँ पे कहीं बिंदु वो आएगा, बिंदु a यहाँ पे कहीं आएगा 0 और 6, और यहाँ पे है दूसरा बिंदु 2 और 4। तो 2 और 4 यानी x 2 होना चाहिए, x जो है 2 होना चाहिए, और y जो है कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 6। क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या होगा, x 2 है और y कितना है? 6 है। x जो है 2, मेरी बात समझ, सॉरी एक मिनट यार, एक मिनट। यहाँ पे आप देखेंगे 2 और 4, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो x कितना है, यहाँ पे ये बिंदु B आएगा, यानी कि यहाँ पे x 2 है और y कितना है? 4 है। y कितना है? 4 है। ठीक है, तो x जो है y से दूरी होता है, तो ये x यहाँ पे 2 है और y कितना है? 4 है। ठीक है, तो ये बिंदु दूसरा दिखा रहा होगा। अगर हम तीसरा बिंदु देखें जहां पे x 6 है और y 0 है, तो यहाँ पे बिंदु देखेंगे आप लोग तो ये तीसरा बिंदु दिखा रहा होगा 6 और 0, क्योंकि यहाँ पे x 6 है और y कितना है? 0 है। ऐसे ही अगर हम चौथा बिंदु देखें तो x 4 होना चाहिए और y 2 होना चाहिए। ठीक है, x जो है 4 होना चाहिए, ठीक है, x जो है 4 होना चाहिए और y जो है 2 होना चाहिए। तो बताइए वो बिंदु कहाँ आएगा? ठीक है, x जो है 4 होना चाहिए, x 4 होना चाहिए और y जो है 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे आप कहीं बिंदु देखेंगे तो ये D बिंदु आएगा, क्योंकि यहाँ पे x 2 है और y, सॉरी x 4 है और y 2 है। ठीक है, ये वाला y 2 है और x 4 है। ऐसे ही अगर 3 3 की बात करेंगे तो यहाँ पे ये कहीं बिंदु जो, ये बिंदु जो होगा E बिंदु होगा, जो कि क्या दिखा रहा होगा? 3 और 3, यानी यहाँ पे x भी 3 है और y भी 3 है। तो इन तमाम बिंदुओं को अगर हम मिला देंगे तो आप देखेंगे इन तमाम बिंदुओं को एक सीधी रेखा पे आया कि नहीं आया। तो मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ जो बनता है हमेशा एक सीधी रेखा बनता है, क्योंकि एक ही समीकरण है और एक ही समीकरण है तो एक ही रेखा बनेगा। क्या आपको बात समझ में आया? ये बात, क्या ये बात समझ में आया आप सभी बच्चों को? ठीक है, तो जब इसको हम इस पे दिखा रहे हैं, देखिए तो ये सारे बिंदु हैं A B C D E जो हमने निकाला, इसको मिला देंगे तो ग्राफ बन जाएगा, इसको मिला देंगे तो ग्राफ बन गया। तो x प्लस वाई बराबर 6 का आलेख क्या है? एक सरल रेखा है जो मैंने आपको बताया। अब यहां से दो निष्कर्ष निकल के आता है। क्या निष्कर्ष निकल के आता है? कि इस पे जो भी बिंदु होगा वो इसका एक हल होगा, यानी ये बिंदु भी इसका हल होगा, ये बिंदु भी हल होगा, ये बिंदु भी हल होगा, ये बिंदु भी हल होगा, ये सभी बिंदु इसके हल होंगे। यानी इस रेखा पे जितने भी बिंदु होंगे सब इसके हल होंगे। ठीक है, अब देखिए एक और ग्राफ खींचने को कह रहा है, x प्लस 2y बराबर 6 का ग्राफ खींचने को कह रहा है। चलिए, तो यहाँ पे x का मान अगर हम 0 ले लेंगे, इस समीकरण में x का मान अगर 0 लेंगे तो y का मान क्या आएगा? सभी बच्चे बताइए, बताइए बताइए सभी बच्चे कोशिश कीजिए। x बराबर अगर 0 लेंगे तो y का मान कितना आएगा? बताइए।
देखिए x का मान अगर 0 लेंगे तो +2y बराबर यहाँ पे 6 होगा, और यहाँ से हल करेंगे तो 2y बराबर 6 हो जाएगा, और यहाँ से y निकालेंगे तो 6/2 कट के कितना हो जाएगा 3, यानी y बराबर कितना आ गया यहाँ पे 3 आ गया। बताइए एक भी व्यक्ति का आंसर सही नहीं है, एक भी व्यक्ति का आंसर सही नहीं है। क्लियर दिख रहा है कि x का मान अगर 0 रखेंगे तो y का मान 3 आएगा। एक भी बच्चे का आंसर सही नहीं है, कोशिश ही नहीं कर रहे। कितने लोग कॉपी पेन लेके बैठे हैं? थोड़ा कैमरा ऑन करके दिखाइए, तो कैमरा ऑन करके दिखाइए तो कितने लोग कॉपी पेन पे सॉल्व कर रहे हैं? देखिए कैमरा ऑन करके दिखाइए। अब दिखाएंगे भी नहीं। एक बच्चे का कॉपी दिख रहा है मुझे, 2 बच्चों का, अब बाकी बच्चे कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। चल इसी समीकरण में अगर मैं आपसे कहूं कि y का मान अगर 0 में कर दूं, नहीं y का मान अगर मैं 0 कर दूं, y बराबर 0 कर दूं, तो x का मान क्या आएगा बताइए? तो अगर y बराबर 0 है तो x का मान क्या आएगा? बताइए y का मान अगर मैं 0 कर दूं तो x का मान क्या आएगा? किसी बच्चे का आंसर आया? आंसर कीजिए, सभी बच्चे आंसर कीजिए। तो ये एक भी बच्चे का आंसर सही नहीं है, मतलब थोड़ा सा भी प्रयास नहीं कर रहे हैं आप लोग। प्रयास नहीं कीजिएगा तो कभी सीख नहीं पाइएगा। यहाँ पे अगर y 0 है तो 2 में गुणा होगा 0 से, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पे y 0 अगर मैंने करा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो x प्लस 0 बराबर 6 है, तो यहाँ से x बराबर 6 आएगा ना। यानी कि आपको थोड़ा सा भी कोशिश नहीं कर रहे हैं आप लोग, थोड़ा सा भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। क्या आपको समझ में आया सभी बच्चों को? क्लियर है ये सभी बच्चों को? किसी भी संख्या में अगर 0 से गुणा करते हैं तो वो 0 ही आता है।
किसी भी संख्या में अगर 0 से गुणा करेंगे तो हमेशा 0 ही आता है। क्लियर है? क्लियर? अब देखिए यहाँ पे दो बिंदु आ गया, एक 0 और 3 आ गया, यानी x का मान 0 और y का मान 3, और एक आ गया 6 और 0। तो किसी भी सरल रेखा को खींचने के लिए हमें दो बिंदु चाहिए और दो बिंदु हमें मिल चुका है। तो इस समीकरण का ग्राफ अब हम लोग खींच सकते हैं। तो पहले इसका नाम दे देते हैं ए और इसका नाम दे देते हैं बी। दोनों बिंदु को इस ग्राफ पे प्लॉट कीजिए। ठीक है, तो देखिए एक्स 0 और y 3, तो x 0 और y 3 यहाँ पे कहीं वो बिंदु होगा, क्योंकि इस पे जो है x क्या है 0 है और y जो है 3 है। और यहाँ दूसरा बिंदु जो होगा क्या है x 6 और y 0। तो ये बिंदु जो दिखा रहा होगा वो क्या दिखा रहा होगा, x को यहाँ पे 6 है और y जो है 0 है। अब इस रेखा को खींच देंगे तो ये इस समीकरण का ग्राफ हो जाएगा। दोनों रेखा को मिला दीजिए तो ये क्या हो गया, इस समीकरण का ग्राफ हो गया। बात समझ में आया? क्या ये बात समझ में आई सभी लोगों को? क्लियर है? अच्छा, देखिए तो इस पे जितने भी बिंदु आएंगे, आपने दो बिंदु के माध्यम से इसको खींच लिया, दो बिंदु आपने निकाला, एक बी और एक ए बिंदु आपने निकाला और इसको खींच दिया। और इसको खींचेंगे तो बीच में एक बिंदु यहाँ पे भी मिल जाएगा, यहाँ पे भी मिल जाएगा, यहाँ पे भी एक बिंदु मिलेगा, एक बिंदु यहाँ पे भी मिलेगा। तो इस रेखा पे जितने भी ग्राफ होंगे, बिंदु होंगे, सब इसके हल होंगे। तो यही निष्कर्ष यहाँ पे लिखा गया है कि क्या x माइनस वाई बराबर 2 के आलेख पे स्थित प्रत्येक बिंदु x माइनस वाई बराबर 2 के हल हैं? तो आपका जवाब होगा कि यस, उसके प्रत्येक बिंदु जो है हल है। पास में आया? क्लियर है? तो इस पे जितने भी बिंदु होंगे, यही दो निष्कर्ष यहाँ पे निकल के आएगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के आलेख पे यानी ग्राफ पे प्रत्येक बिंदु जो है क्या होगा, रैखिक समीकरण का हल कहलाता है। और दूसरा निष्कर्ष क्या निकल के आया कि रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल रैखिक समीकरण के आलेख पे होगा, यानी जो भी बिंदु उस रैखिक समीकरण का हल होगा वो उसी रेखा पे ही होगा। और एक कह रहा है कि जो भी उस रेखा पे बिंदु होगा वो उसका हल होगा, यानी कि दोनों बात एक ही है। जैसे मैं आपसे कहूं 3 + 4 = 7 होता है, या मैं कहूं 4 + 3 = 7 होता है, दोनों बात एक ही है। ठीक है, कैसे? तो एक कह रहा है कि जो भी उस ग्राफ पे बिंदु होगा, यहाँ ग्राफ देखिएगा, पहला बात कह रहा है कि इस ग्राफ के इस पे जो भी बिंदु होगा वो सब इसका हल होगा। ठीक है, ये पहली बात कह रहा है कि जो भी इस पे बिंदु होगा सब इसका हल है। और दूसरा बात कह रहा है कि जो भी इसका हल होगा वो इसी पे बिंदु होगा, यानी जो भी इस समीकरण का हल होगा ना वो हर हाल में इसी पे होगा। तो दोनों बात तो एक ही है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी रैखिक समीकरण का हल जो है प्रत्येक बिंदु ग्राफ की उस सरल रेखा पे ही अवस्थित होता है। बात समझ में आया सभी बच्चों को? क्लियर है? अब जैसे एक क्वेश्चन देखिएगा, मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूं। जैसे मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना देता हूं, ये मैंने एक ग्राफ बना दिया। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे बिंदु है 3 3, यहाँ पे बिंदु है 4 5, यहाँ पे बिंदु है 5 6, यहाँ पे बिंदु है 7 8, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। और एक बिंदु है यहाँ पे,
इसको ए नाम ले लेते हैं, इसको बी, इसको सी, इसको डी, और इसका नाम ले लेते हैं। और यहाँ पे जो बिंदु है वो है 6 और 7। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल 6 और 0 ले लेते हैं, ठीक है, 6 और 0 ले लेते हैं, ये 6 और 0 है। अब मैं आपसे पूछूं कि इन पांचों बिंदु में कौन सा बिंदु है जो इसका हल नहीं है? इन पांचों बिंदु में कौन सा बिंदु है जो इसका हल नहीं है, यानी इस आलेख पे स्थित नहीं है? तो आपका जवाब क्या होगा बताइए? ए बी सी डी ई में से कौन सा ऐसा बिंदु है जो इस ग्राफ पे स्थित नहीं है, यानी इस समीकरण का x प्लस वाई इक्वल टू 0 माने इसका हल नहीं है? तो और इस समीकरण का ये ग्राफ है, तो आप सीधे बता दोगे कि ये वाला बिंदु जो है इसका हल नहीं है, क्योंकि इस रेखा पे अवस्थित नहीं है। बस में तो ये जो होगा इस बिंदु का हल नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे आपसे पूछ रहा है कि 3 और 5 क्या ये दिए गए समीकरण के आलेख पे स्थित है, तो हम कैसे चेक करेंगे? तो देखिए, इसको पता है आपको कि ये x होता है, और ये आपको पता है कि y होता है, पता है ना? अब यहाँ पे ये LHS होता है एक समीकरण का, और ये RHS होता है। तो यहाँ पे हम LHS में अगर x और y का मान रख देंगे, तो x के जगह पे हम 3 रख देंगे, और y के जगह पे अगर 5 रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 3 प्लस 5 3 15 3 18, और RHS ऑलरेडी 18 है। तो जब भी LHS बराबर RHS हो जाता है, तो वो ग्राफ पे स्थित होगा, यानी जब भी ये कंडीशन हो गया तो वो ग्राफ पे स्थित होगा। बात समझ में आया? जब भी आपको चेक करना हो कि कोई बिंदु ग्राफ पे स्थित है कि नहीं है, यानी वो बिंदु इस समीकरण का हल है कि नहीं है, तो हम LHS और RHS को चेक कर लेंगे कि क्या LHS बराबर RHS है। अगर है तो आलेख पे स्थित है, अगर नहीं है तो आलेख पे स्थित नहीं है। क्या इतनी बातें समझ में आई सभी बच्चों को? बताइएगा, क्लियर है? क्लियर है? देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि अगर हमें इस बिंदु को चेक करना है कि ये इस ग्राफ पे स्थित है कि नहीं, तो x बराबर 3 है यहाँ पे, और y बराबर 5 है। LHS में हमने इसका मान रख दिया, तो ये 18 आ गया, और RHS आपको ऑलरेडी पता है कि 18 है, यानी LHS बराबर RHS है, यानी कि ये बिंदु जो है इस समीकरण पे स्थित होगा। और कई बार जब ग्राफ दिया होता है, तो ग्राफ की रेखा पे जो बिंदु होता है वो होता है, जो नहीं होता है वो नहीं होता है। तो अब हम क्वेश्चन पोल में कर लें जल्दी से, बताइएगा। थोड़ा पोल में क्वेश्चन कीजिएगा, सेम टू सेम तरीका है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पूछ रहा है कि बिंदु 0 और 2, कहाँ है बिंदु 0 और 2? ये रहा बिंदु 0 और 2। क्या इस आलेख पे स्थित है? आलेख पे स्थित का मतलब क्या है? क्या इस सीधी रेखा पे स्थित है? यस और नो? ये बिंदु जो है सी, क्या इस आलेख पे स्थित है? यस और नो? पोल में आंसर करना है, अगर है तो वाई, अगर नहीं है तो एन। एकदम ध्यान से। ये जो बिंदु 0 और 2 है, क्या ये आलेख पे स्थित है, यानी इस रेखा पे स्थित है? यस और नो? बताइए। क्लियर दिख रहा है कि ये बिंदु इस रेखा पे है कि नहीं है, इसके बाद भी? लास्ट के 30 सेकेंड आंसर कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 30 सेकेंड।
लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड। आंसर कीजिए सभी बच्चे जल्दी से। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इतना क्लियर दिख रहा है कि ये रेखा यहाँ पे है, ये रेखा यहाँ पे है, तो ये बिंदु इस रेखा पे कैसे हो सकती है यार? ये बिंदु यहाँ पे है तो इस रेखा पे कैसे अवस्थित हो सकती है? इस रेखा पे तो ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु होगा यहाँ पे। इस रेखा पे तो सारे बिंदु यहाँ पे कहीं होंगे ना, यहाँ पे जो भी इस रेखा पे होंगे वही तो स्थित होंगे। तो ये बिंदु तो यहाँ पे है, इस रेखा पे कैसे आएगा? पॉसिबल है क्या? मतलब हद है, आप लोग देखने के बाद भी गलत उत्तर करता है। क्लियर दिख रहा है कि ये बिंदु जो है इस ग्राफ पे नहीं है, इसके बाद भी आंसर कर रहे हैं कि यस है। समझ में आया कुछ कि नहीं आया? कुछ समझ में आया? अच्छा, तो ये बिंदु जो है इस ग्राफ पे नहीं है, ग्राफ के बाहर है, यानी कि इसका हल नहीं है। चलो इस प्रश्न में देखिए कि कौन सा बिंदु जो है इस रेखा पे अवस्थित नहीं है। जैसे एक बिंदु है यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे है, और एक बिंदु यहाँ पे है, और एक बिंदु यहाँ पे है। इन चारों बिंदु में से कौन सा बिंदु है जो कि इस रेखा पे अवस्थित नहीं है, यानी कि इस आलेख पे स्थित नहीं है? इन चार बिंदुओं में से कौन सा बिंदु है जो कि इस ग्राफ पे यानी कि इस आलेख पे स्थित नहीं है? तो जो इस रेखा पे अवस्थित नहीं होगा वही इस ग्राफ पे स्थित नहीं होगा। पोल सेक्शन में आंसर करना है कि कौन अवस्थित नहीं है, यानी जो इस रेखा पे बिंदु नहीं है वही इसका आंसर होगा। कीजिए, पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। चार बिंदु है, इन चार में से कौन सा बिंदु जो है इस आलेख पे स्थित नहीं है? तो जो इस रेखा पे नहीं होगा वही इस ग्राफ पे स्थित नहीं होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, जितने बच्चों का आंसर आया सभी का सही है, जल्दी से कोशिश कीजिए सभी बच्चे। एक भी बच्चे का गलत उत्तर नहीं हुआ है, कोशिश कीजिए। लास्ट के 30 सेकेंड, लास्ट के 30 सेकेंड। इन चार बिंदुओं में से कौन सा बिंदु जो है इस ग्राफ पे यानी आलेख पे यानी इस ब्लैक लाइन पे स्थित नहीं है? लास्ट के 20 सेकेंड। सभी बच्चे आंसर कीजिए जल्दी से, लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7,
6 5 4 3 2 1। जब यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि बिंदु 0 और 2 और 1 जो है, बिंदु 2 और 1 जो है यहाँ पे अवस्थित है ग्राफ पे, 1 और 0 जो है यहाँ पे अवस्थित है ग्राफ पे, 0 और -1 यहाँ पे अवस्थित है ग्राफ पे, तो कौन सा बिंदु अवस्थित नहीं है? बिंदु डी। 3 और 0 इस ग्राफ पे अवस्थित नहीं है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। 3 और 0 जो है इस आलेख पे स्थित नहीं। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। किसी भी बच्चे को कहीं से भी कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए।